मैंने वहाँ पे एक अपनी इन्वेस्टमेंट की और उसी के इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में मैंने एक सर्टेन पेमेंट की। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद ही पता चला कि वो बिल्डर ही बैंकरप्ट हो गया। जब कोविड ख़त्म हुआ तो लोगों को समझ में आया कि एक घर, बड़े घर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या यूज़ है। तो मैंने वहाँ से एक फ्लिपिंग का कंसेप्ट समझा रियल एस्टेट में, एंड वहाँ पे फ्लिपिंग करके मैंने अच्छी वहाँ पे एक वेल्थ अपनी क्रिएट की। राइट, आज के दिन यूक्रेन रशिया वॉर है, तो इन सब की वजह से भी लोग थोड़ा सा सेफ टैंजिबल एसेट की तरफ फोकस करना चाहते हैं। आज के दिन भी वो कंस्ट्रक्शन ऐसा ही है कि जो भी 2-3 फ्लोर्स के टावर्स खड़े हुए थे वो वहीं पे हैं, वो पूरा एरिया खंडर बना हुआ है। कि रेजिडेंशियल सेक्टर में ये 3-4 साल में इतना जो प्राइस जंप आया है वो क्यों आया? बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, बिल्डर कोई लिटिगेशन के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, या फिर वो लैंड में कोई लिटिगेशन तो नहीं है। जय भूमि जय भारत, रोटी कपड़ा और मकान। जब से हम पैदा हुए हैं जब तक हम मरेंगे तब तक ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत थी, है और बनी रहेगी। लेकिन जब बात मकान की आती है और मकान से पैसे कमाने की आती है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार मकान लो और उसको किराए पे चढ़ा दो। क्या उसके और भी कोई तरीके हो सकते हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हो, जिनसे आप अपने पैसे की ग्रोथ कर सकते हो? और क्या क्या तरीके ऐसे आज की मार्केट में हैं जिनसे आप बहुत कम पैसा अपना लगा के अपना घर भी बना सकते हो और आप एक घर में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो? आज हम इन्हीं सब के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर रोहित बजाज से। ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपने हाथ पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जलाए हैं, ठीक है। उसकी क्या वजह थी हम वो भी डिस्कस करेंगे, और ये आज ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिससे बाकी लोग जो आज अपना घर बनाना चाहते हैं उनके हाथ इस इंडस्ट्री में या घर बनाते हुए ना जले, या उनका पैसा किसी स्कैम में ना जाए, किसी फ्रॉड में ना जाए, या उनका पैसा फंस ना जाए। आज के पॉडकास्ट में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से अंत तक देखिएगा, बिकॉज आप इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और अपने घर बनाने की जर्नी में एक सेफर इन्वेस्टमेंट की साइड जरूर बढ़ेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं मिस्टर रोहित बजाज के साथ। हेलो भाई, कैसे हो आप? ऑल गुड अभिमन्यु, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन रियल एस्टेट पॉडकास्ट। और मैन लास्ट बी सो थैंक यू सो मच। तो भाई पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू टेल अबाउट योरसेल्फ। बेसिकली आप अभी क्या करते हो, राइट, एंड पहले आप क्या करते थे इससे पहले थोड़ा सा? भैया देखो, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी मणिपाल से 2012 में। मैं एक सिविल इंजीनियर था पेशे से, तो मैंने काफ़ी सारी एमएनसीज़ के साथ काम किया है। लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 साल का मेरा जॉब की जर्नी रही है, जिसमें मेरी पहली जॉब सैमसंग ऑयल एंड गैस के साथ थी। उसके बाद मैंने 2-3 एमएनसीज़ और चेंज की थी दिल्ली एनसीआर रीजन में। उसके बाद फाइनली आज मैं रियल एस्टेट में हूँ। लास्ट 4 साल से मैं एक रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पे मैं उनकी सक्सेस टीम हेड करता हूँ। एंड वहाँ पे मेरा रोल स्पेसिफिकली ये है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे को कैसे ग्रो करके देना है, बेसिकली उनको सक्सेसफुल बनाना है। तो सक्सेस टीम का टास्क यही है, उसको मैं सुपरवाइज करता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि जितने भी क्लाइंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनके पैसे को मैनेज करके उसको एक उनके जो एग्जिट टारगेट है, जहाँ पे मतलब उनको एग्जिट लेना है, जो उनका प्लान एक एग्जिट था, वो उनको अचीव करा के उनको एग्जिट दे के उनके पैसे को ग्रो। ओके, तो आपने बोला कि आप जैसे मणिपाल से आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आपने जॉब किया, तो मणिपाल देन इंजीनियरिंग, सैमसंग एंड देन रियल एस्टेट। बिकॉज ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज रियल एस्टेट को लेके स्पेशली जब लोग इतने ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो रियल एस्टेट को वो थोड़ा सा नीचे नज़रिए से दिखता है। आपका इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? ओके, सो ऑब्वियसली काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहा है मेरा लास्ट का पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है ना। बट एक एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा मैं कैसे रियल एस्टेट में एंटर किया। तो जब मेरी पहली जॉब चल रही थी, राइट, तो जब आप जॉब में 2 साल 3 साल हो जाते हैं तो एक फैमिली प्रेशर आता है, पेरेंट्स का प्रेशर आता है कि आप थोड़ा सेटल हो जाओ, तो एक घर होना चाहिए, एक घर ले दो, राइट। सो एट दैट टाइम मैं सैमसंग में ही था, नोएडा में जॉब करता था। तो पेरेंट्स का प्रेशर आया, मैंने नोएडा में लुकआउट करना शुरू किया कि मेरे को भी एक अपने लिए एक 2 BHK या 3 BHK का फ्लैट रहना चाहिए। तो उसको सर्च करते करते अल्टीमेटली मेरे को राइट टारगेट कहाँ करना था, किससे पता करना था, पूछना था। कोई मेरे अराउंड कोई ब्रोकर या कंसल्टेंट नहीं था, राइट। तो होता क्या है, जब आपके पास ये नहीं होता है तो आपको सजेशंस कहाँ से मिलते हैं? आपके फैमिली फ्रेंड से, रिलेटिव से।
तो सेम मेरे साथ हुआ वहाँ पे। मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने मेरे डैड को सजेशन दिया कि मैंने एक पर्टिकुलर इस बिल्डर के साथ इस प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारे हिसाब से ये अच्छा है। तो सेम हमको मतलब एज अ फैमिली कोई आइडिया नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उनका सजेशन आया। उन्होंने कहा कि अपना सारा एक्सपीरियंस, मतलब उनका एक्सपीरियंस था कि सब कुछ उन्होंने R&D कर ली है, उनके हिसाब से दिस प्रोजेक्ट इज़ वर्थ। तो हमने भी पैसा डाल दिया, राइट। तो मैंने वहाँ पे एक अपनी इन्वेस्टमेंट की और उसी के इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में मैंने एक सर्टेन पेमेंट की। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद ही पता चला कि वो बिल्डर ही बैंकरप्ट हो गया। सो वो बिल्डर ही बैंकरप्ट हो गया। आज तो जेल में। आज प्रॉब्ली कहाँ है पता नहीं, गॉड नोज। आज के दिन भी वो कंस्ट्रक्शन ऐसा ही है कि जो भी 2-3 फ्लोर्स के टावर्स खड़े हुए थे वो वहीं पे हैं, वो पूरा एरिया खंडर बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बैंक लोन्स भी कराए थे उस पर ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी सैलरी आपकी इनिशियली नहीं होती है कि आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट एक अफोर्ड कर पाओ, राइट। तो कुछ सेल्फ फंडिंग थी, बाकी मैंने कुछ बैंक से लोन लिया हुआ था। एंड फाइनली वो सेटबैक इसलिए था क्योंकि वो पैसे तो आपके गए, साथ में आप बैंक की EMIs भी पे करते रहे, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक। अब इस पर रीज़न आउट करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे साथ एक मतलब ट्रेट है कि मैं थोड़ा एनालिटिकल हूँ, तो हर चीज़ के डेप्थ में घुसने का ट्राई करता हूँ। हाँ, वो डिसीजन गलत था जहाँ पे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, बट उसके बाद उसको इन डेप्थ रिसर्च करना बहुत ज़रूरी था कि क्या हुआ क्या गलत हुआ। तो काफ़ी सारे मिस्टेक्स अपनी भी समझ में आई। बिल्डर के एंड पे जो चीज़ें मेरे को पहले फिगर आउट कर लेनी थी वो चीज़ें मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की। तो वहाँ से क्लैरिटी मिली कि ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि नहीं होते हैं। देन मैंने 2018 में अपनी एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट की। अगेन एक फ्लैट, जब फैमिली का प्रेशर था तो ठीक है कुछ सालों के लिए चुप हो गई फैमिली भी, जब ऐसा धक्का लगा। बट उसके बाद जब अपनी सेकेंड इन्वेस्टमेंट की तो मैंने इसके लिए वहाँ पे जो भी मेरी गलतियाँ पहले की हुई थी उनको मैंने ट्राई किया कि इस बार मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूँगा। तो उसके लिए आई वेंट टू अ प्रॉपर कंसल्टेंट। उनसे मैंने बहुत सारे अपने जो खुद की रिसर्च थी जिसके हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेरीज अपने उनके सामने डाले, एंड उसके आंसर्स मिलते गए धीरे धीरे मैंने भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस कंटिन्यू रखी साथ में, और उनसे आंसर्स जब मिले मेरे को तो क्लैरिटी मिली। तो फिर फाइनली मैंने एक इन्वेस्टमेंट की, राइट। एंड टचवुड वो इन्वेस्टमेंट्स मतलब ओवर अ पीरियड काफ़ी अच्छी निकली, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ द बिल्डर, इन टर्म्स ऑफ जो आज के दिन रेगुलेशंस भी बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री में, तो उसको देखते हुए बिल्डर की साइड से भी काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स निकला उस प्रोजेक्ट को लेके। एंड फाइनली वो प्रॉपर्टी के रेट्स मेरे को अप्रॉक्सीमेटली जब वो कंस्ट्रक्शन होके कंप्लीट हुआ और जब मेरे को पोजीशन का टाइम आया तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी 2.5x टाइप पहुंच चुकी थी। सो अगेन मेरे को थोड़ी सी उसमें गेम समझ में आई, हो तो इंजीनियर, राइट। तो मैथ्स समझ में आती है। तो जो पैसे पुट इन किए थे, जो पैसे डाले थे, ऑलमोस्ट उसका अप्रॉक्सीमेटली आपको 2.5x मिल रहा है। तो मैंने वहाँ से मैंने एक फ्लिपिंग का कंसेप्ट समझा रियल एस्टेट में, एंड वहाँ पे फ्लिपिंग करके मैंने अच्छी वहाँ पे एक वेल्थ अपनी क्रिएट की, राइट। तो जिस कंसल्टेंट के साथ मैं ऑलरेडी मतलब मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की थी तो उन्हीं के साथ धीरे धीरे बिकॉज क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आने लग गया था तो मैं बीच में उनसे मिलता रहता था, जाता रहता था उनके पास, ऑफिस में बैठता था, फिर अपने भी कुछ आइडियाज़ होते थे जो देता था समहाउ, बिकॉज वो कंसल्टेंट भी मेरे एक फ्रेंड के भैया निकले। तो वो भी एक पर्सनल टच भी था जिसके हिसाब से उनका भी टाइम मिल जाता था, मैं भी उनके साथ बैठना पसंद करता था। सो डिस्कशंस होते थे इवेंचुअली। तो धीरे धीरे जब उनको देखा कि मेरा नैक है रियल एस्टेट में एंड एक्सपीरियंस भी समहाउ सिविल इंजीनियरिंग है तो रिलेट होता है, तो ही आस्क्ड मी टू कम ऑन बोर्ड। ओके। सो आई वाज स्केप्टिकल, काफ़ी टाइम तक जॉब चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, तो स्केप्टिकल था कि जाना है नहीं जाना है, बट समझ में आया फाइनली कि इनर कॉलिंग तो यही है। सो आई टुक अ स्टेप, फाइनली आ गया रियल एस्टेट में फुल टाइम, एंड देन आज के दिन आई एम हेडिंग सक्सेसफुल एज अ ट्रेड। ग्रेट। तो भाई जैसे आपने बोला कि आपने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट एक घर में की थी, दूसरी भी घर में की, तो आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो भी घर के ऊपर बात करना चाहता हूँ, स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर के ऊपर। अब पिछले 3-4 साल में मार्केट ओवरऑल ग्रो की है, चाहे कोई भी सेक्टर हो रियल एस्टेट का, वो हर सेक्टर ग्रो किया। बट जब मैं लोगों से बात करता हूँ, आज जो लोगों के कॉमेंट्स आते हैं, तो लोग ज़्यादातर कंसर्न, बिकॉज मोस्टली पीपल आर कंसर्न अबाउट रेजिडेंशियल सेक्टर, कि रेजिडेंशियल सेक्टर में ये 3-4 साल में इतना जो प्राइस जंप आया है वो क्यों आया, और आपको क्या लगता है, मतलब क्या रीजंस है इसके? सो यार देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं कुछ बता देता हूँ।
सो सबसे बड़ा फैक्टर आज के दिन ओवरऑल रियल स्टेट एज अ सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, राइट? एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट रियल स्टेट, अदर एसेट क्लासेस भी जितने भी हैं, तो वो सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं, राइट? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक दूंगा कि जब कोविड आया था, सो 2020 ऑनवर्ड्स टिल 2021 मिड टू 2021 एंड, राइट? उस समय पीपल वर लॉक्ड इन देयर हाउसेस, किसी की कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही थी, पीपल वर स्केर्ड कि उनके पैसों का क्या होगा, अगर कहीं डाल देंगे तो आज पता नहीं, हेल्थ का कोई पता नहीं है, लाइफ रहेगी नहीं रहेगी, तो लोग अपने पैसे अपने पास इंटैक्ट रख लेते हैं, राइट? एंड पीपल वर क्लोज्ड इन देयर हाउसेस फॉर मोर देन एन ईयर। तो वहाँ पे एक एस्पिरेशनल पुश आया जब कोविड खत्म हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि एक घर, बड़े घर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या यूज़ है, और साथ में एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल कह लो, या फिर जो साथ में आज के दिन जितने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो प्रोजेक्ट्स आते हैं नए, तो उनमें जो मॉडर्न अमेनिटीज़ आती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है आज के दिन, राइट? तो इसलिए लोगों का एक परसेप्शन था जो कोविड में अलग था, बट उसके बाद जब कोविड खुला तो वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, साथ में इंडियन इकोनॉमी अच्छी कर रही थी और आज और अच्छी कर रही है, राइट? तो इकोनॉमी वाइज बोलो तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो इकोनॉमी बहुत ग्रो हो गई है, बहुत एक्सपैंड हो गई है, तो जिसकी वजह से आज के दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, एफडीआईज, साथ में एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा पुशिंग हो रही है कंट्री में, राइट? तो वहाँ से पैसे आ रहे हैं, प्लस साथ में क्या हो रहा है कि लोगों का जो ये एक एस्पिरेशनल पुश है कि ज़्यादा ऑपुलेंट, बड़ी मॉडर्न ह्यूमैनिटीज़ के साथ वाली सोसाइटीज़ में मूव करना है, बिकॉज कोविड में उन्होंने वो घर में रह के देख लिया, राइट? तो वहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है। अब जब डिमांड सप्लाई का गेम है अगेन, राइट? तो कोविड पीरियड में सप्लाई थी बट डिमांड वॉज शॉर्ट, तो मार्केट केम क्रैशिंग डाउन अगेन, वो सारे मार्केट्स के साथ हुआ। बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो डिमांड अचानक से शूट हुई। तो जब शूट हुई तो वहां पे सप्लाई तो थी, ठीक है, नई सप्लाई आना शुरू हो गई, राइट? बट जब ये डिमांड सप्लाई मीट होने लगी तो वहां पे डेवलपर्स ने जो भी अपने प्रोजेक्ट्स जो मे बी सर्टेन एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम करते आए थे, तो उनको एक अच्छा पीरियड दिखा कि अब यहाँ पे दे कैन लेवरेज, राइट? एंड वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन अपनी बेटर कर सकते हैं। साथ में उसके साथ साथ आज के दिन जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, तो उन्होंने भी अपने लैंड के रेट्स वगैरह हाइक किए। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ओवरऑल आई वोंट से कि एक डेवलपर या एक बिल्डर है उसी ने एक प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ाए। सो जैसे मैं वही कह रहा था कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। सो जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमी की बात की कि इट्स ओपनिंग अप, इट्स एक्सपैंडिंग, आई मीन उसके बाद बहुत सारे डाइवर्स बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें मोर एंड मोर वेल्दी इंडिविजुअल्स आर गेटिंग क्रिएटेड आउट, तो उनका एक एस्पिरेशनल पुश है जो ज़्यादा ऑपुलेंट, मॉडर्न, स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल में जाना है। तो उसकी वजह से स्पेसिफिकली सी रियल एस्टेट एज अ होल ग्रो कर रहा है। जो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है वो तो हो रही है, रेजिडेंशियल मार्केट में भी हो रही है, बट अगर उसमें भी मैं अगर थोड़ा सब कैटेगराइज करूँ आज के दिन पे, तो रेजिडेंशियल में भी अफोर्डेबल एंड सब अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरीज हैं, तो वो कैटेगरीज तो एज इट इज़ अपना परफॉर्म कर रही हैं, उनकी भी ग्रोथ ऑर्गेनिक है। बट आई हैव नोटिस्ड कि लास्ट 2.5 से 3 साल से एक सेमी लग्जरी से ऊपर लग्जरी कैटेगरी के रेजिडेंशियल कैटेगरीज निकल के आएंगे। जैसे पहले फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल हाउसिंग की टिकट साइज होती थी 55-60 लाख अप टू 80 लाख में, एंड उसके ऊपर एक सेमी लग्जरी रेजिडेंशियल कैटेगरी होती थी जो कि 1.5 CR तक और मे बी अप टू 2 CR तक जाती, राइट? आज के दिन अगेन प्राइसेस बढ़े, सब कुछ हुआ, तो सेमी लग्जरी कैटेगरी ही 2 से 2.5 करोड़ के ऊपर स्टार्ट होती है, एंड ऊपर लग्जरी कैटेगरीज आर गोइंग अप टू 100 CR। फॉर एग्जांपल गुड़गांव के भी एग्जांपल सबको पता है, वहाँ पे आज के दिन 100 करोड़ अभी 100 करोड़ निकल के जा रहे हैं, राइट? तो इस कैटेगरी में एक ड्रास्टिक बूम आए। अब इसके रीजंस ये सारे जो मैं बता रहा था कि अगेन ज़्यादा वेल्दी इंडिविजुअल्स निकल के आ गए हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी इंडिया में बढ़ चुकी हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, फिर एक US डॉलर्स काफ़ी इंडियन रुपीज़ के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो वहाँ पे NRIs की इन्वेस्टमेंट्स बहुत मूव हो रही है इंडिया के अंदर। एक फोमो भी क्रिएट हो गया है कि एक इकॉनमी जो अब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगेन उन NRIs का सेंटिमेंट है कि अपने मदरलैंड में वापस से, अपनी होम कंट्री में वापस कुछ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, और मे बी कुछ टाइम बाद इफ दे वांट टू कम बैक टू द कंट्री, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे उनके लिए ऑप्शंस हैं एज इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब एज वेल।
तो वो अगर करने के लिए बैक टू अगर होम कंट्री आते हैं तो उनके पास एक एक ठिकाना होना चाहिए जिसमें वो रह सकते हैं, राइट। एंड सिंस वो बाहर की कंट्रीज़ में रह के आ रहे हैं तो अभी वो वोंट वांट टू सेटल इन देयर ओन होम्स जो आज हैं, दे विल वांट टू अपग्रेड। तो इसलिए एनआरआईज की बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। प्लस आज के दिन जितने भी ये ग्लोबल जितने भी फैक्टर्स हैं जिसमें कोविड आया था फॉर एग्जांपल, आज के दिन यूक्रेन रशिया वॉर है, तो इन सब की वजह से भी लोग थोड़ा सा सेफ टैंजिबल एसेट की तरफ फोकस करना चाहते हैं, राइट। तो एक और आपको सर्वे के हिसाब से बताना चाहूँगा, मैं ये लग्जरी रेजिडेंशियल की तरफ क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिपोर्ट है एनरॉक की, उसमें 2019 में अगर फॉर एग्जांपल टॉप 7 सिटीज़ का डेटा उठाता हूँ मैं, तो 2.5 लाख यूनिट्स के अराउंड रेजिडेंशियल सोल्ड निकली, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 7% यूनिट्स वर कंसिडर्ड अंडर लग्जरी कैटेगरी। ओके। बट 2022 एंड से 2023 का डेटा अगर आप उठा के देखते हो तो एक साल में 3.5 लाख यूनिट सोल्ड हुई इन्हीं 7 सिटीज़ में, एंड उसमें से 18% यूनिट्स वर कंसिडर्ड अंडर लग्जरी कैटेगरी। ओके, दैट्स राइट। एंड आज के दिन अगेन तो ये रीजंस हैं, एस्पिरेशनल पुश बहुत आया है जिसकी वजह से पीपल वांट टू मूव टू मोर बिगर स्पेसेस, मोर मॉडर्न अमेनिटीज। एंड भाई एक चीज़, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितना मैंने लोगों से बात की है कि एक ना जो लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते थे, दे लॉकडाउन से पहले और कोविड से पहले उनके दिमाग में ये चीज़ होती थी कि यार ठीक है, दिल्ली में घर नहीं भी होगा, या एनसीआर में नहीं भी होगा, या बॉम्बे में घर नहीं भी होगा तो चल जाएगा। उसके बाद उनको एक घर की इंपॉर्टेंस भी समझ आई है, तो वो लोग बिल्कुल, वो भी एक मार्केट में बहुत इन्फ्लक्स आया कि वो लोग घुसे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से डेफिनेटली सी तो एंड कंजम्पशन बढ़ गया है। मतलब आपके पॉइंट को आंसर करने के लिए कि जब पहले लोगों का ये था परसेप्शन था कि ठीक है घर नहीं है, जैसा आपने भी बोला कि घर नहीं है, ठीक है आई कैन स्टे इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, एंड जब तक चल रहा है चलने देते हैं। बट पोस्ट कोविड उनको समझ में आ गया है कि यार लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करता रहूँगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको मैं सबसे पहले कवर करूँ, राइट। तो इसलिए सबसे पहले आज के दिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती जा रही है कि अपना एक घर होना सर। अब अगर हम जितनी भी मेजर सिटीज़ को उठा के देखें, जो आपने टॉप 7 सिटीज़ की उठा के देखें, दे आर नॉट, मतलब आई वॉन्ट टू से दिस एंड कि कितना सही है आप थोड़ा सा बताना, दे आर नॉट एट ऑल मिडिल क्लास और बेसिकली अफोर्डेबल रह नहीं गया। क्या ये सच है? क्योंकि लोग बहुत कमेंट करते हैं वीडियोस पे कि यार रह ही नहीं गया, तो वो कहाँ पे है? सो यस आई गेट इट। सो टू बी ऑनेस्ट, ये जो टॉप 7 सिटीज़ हैं तो इसके अंदर आई अंडरस्टैंड कि सेंट्रल लोकेशंस जितनी भी हैं, प्राइमरी मेजर लोकेशंस हैं इन सिटीज़ में, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी आज के दिन काफ़ी कम है। सो अगेन लाइक थोड़े मिडिल इनकम के जो कैटेगरी है उनके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती है और पॉसिबल भी नहीं लगता है। एंड आप बिल्कुल सही हो इस पॉइंट को बोलने में, बट व्हाट आई फील इज कि यार अफोर्ड करना है अगर आज के दिन, और ये हमेशा से चलता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज हो रहा है या अभी का करंट मार्केट अगर बुलिश है, रियल एस्टेट अच्छा ग्रो कर रहा है तो अभी ही ऐसा हो रहा है, पहले नहीं हुआ। तो पहले भी फॉर एग्जाम्पल मैं गुड़गांव का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो गुड़गांव का जो प्राइम सेंट्रल गुड़गांव जिसको बोलते थे वो ओल्ड गुड़गांव होता था। सो सेक्टर 12, 13, 15 ये सेक्टर्स होते थे जो कि ओल्ड गुड़गांव थे, राइट। पीपल यूज्ड टू लिव देयर, बट उसके बाद अब उनको लगता था कि गुड़गांव यही है, राइट। बट अफोर्डेबिलिटी नहीं आई, जब नहीं आ रही थी उनकी, तो धीरे 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 हॉरिजॉन्टली सिटी ग्रो करने लगी। पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दी डाउनटाउन टू सबर्ब्स, राइट। आज के दिन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, न्यू गुड़गांव उसके आगे आ रहा है, आपका मानेसर के आगे तक गुड़गांव पहुंच चुका है। इवन द्वारका एक्सप्रेसवे आया है तो वहाँ से पटौदी रोड है, यहाँ की कनेक्टिविटी हो गई है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है कि people do not hesitate moving away from the central downtown area, right? Because connectivity इतनी अच्छी है और and affordability वहाँ पे आ रही है। So similarly, for example, आज हम पहले दिल्ली था, right? नोएडा, गुड़गांव, they all came later. तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में affordability आज नहीं है even for those people who stay in Noida or Gurgaon. So why did they move to Gurgaon or Noida? अफोर्डेबिलिटी के। सो सिमिलरली आज के केस में भी अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है
सो पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग टू न्यू गुड़गांव, सोनीपत, मेरठ, जहाँ से आज के दिन इंफ्रा इतना स्ट्रांग हो गया है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है थ्रू RRTS, मेट्रोज, हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज इतने अच्छे हो गए, जिससे डिस्टेंस तो बढ़ गया है बट टाइम जो है वो उतना ही कंज्यूम हो रहा है, राइट। एंड सिमिलरली आप दूसरे कंट्रीज में भी देखोगे, फॉर एग्जांपल US, कनाडा या यूरोप में भी बात करोगे, तो पीपल ऑलवेज टॉक इन दिस लिंगो कि ये डाउनटाउन एरिया है, ये सबर्ब्स थे, एंड दोज हु आर इन डिसेंट डूइंग वेल जॉब्स, तो वो सबर्ब्स में ही मतलब अफोर्ड कर पाते हैं, वो सबर्ब्स में रहते हैं, एंड दे ट्रैवल टू द डाउनटाउन फॉर देयर ऑफिसेज ऑन अ डेली बेसिस, एंड दे कीप ट्रैवलिंग, राइट। तो सिमिलरली अफोर्डेबिलिटी व्हाट आई फील इज कि अब धीरे धीरे हॉरिजॉन्टली सिटीज स्प्रेड होती जा रही हैं, एंड नए हॉटस्पॉट्स बनते चले जाएंगे, एंड पीपल विल मूव देयर। ओके, अब भाई मैं एक कॉमन आदमी के हिसाब से अगर पूछना चाहता हूँ आपसे सवाल कि रेजिडेंशियल सेक्टर को ना एक बहुत ही इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं पैसा बनाने वाली चीज़ों की, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इवन इन रियल एस्टेट सेक्टर ऑल्सो, बहुत नीचे पायदान पे रखा जाता है कि रेजिडेंशियल सेक्टर में पैसा नहीं बनता। ठीक है, आपने पैसा बनाया है रेजिडेंशियल में, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा ये बताओ कि इसमें पैसा कैसे बनाया जा सकता है, इसमें भी आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके तरीके क्या हैं? ओके, सो यार देखो, सबसे पहला मेरा एक डिस्क्लेमर है इस पे कि जो लोग खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के रहने के हिसाब से एक घर ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो मैं उसको एज एन एसेट या एज एन इन्वेस्टेड एसेट जो वेल्थ ग्रो करके देगा मुझे, मेरा पैसा बढ़ा के देगा, मैं उसमें कंसिडर नहीं करता हूँ। क्योंकि उसमें आप कभी भी एंटर करो, आप मे बी आप एक लॉन्च फेज में कर रहे हो या फिर आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में मूव कर रहे हो, वहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं क्योंकि आपको वो घर पसंद आया, आप अपने रहने के लिए यूज़ कर रहे हो। बट अगर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को एज अ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन एसेट देखना है, राइट, तो उसके कुछ हैक्स है जो कि मैं चाहता हूँ एक बार आप थोड़ा सा ना वो डिटेल में बताओ एक बार लोगों को, सो दैट इसको देखने के बाद थोड़ा सा तुमको समझ आ जाए कि अगर ये करेंगे तो अपना भी चक्का चल बैठेगा। सो सी यार, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, राइट। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। कुछ हैक्स हैं जो अगर आप यूज़ करते हो, उसके लिए अगेन आप अपनी सिर्फ एक मतलब R&D बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ड्यू डिलिजेंस आपको भी करना बहुत ज़रूरी है, प्लस आपको एक राइट कंसल्टेंट के साथ एसोसिएटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वाई? बिकॉज अगेन इस रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से अगर आपको पैसा बनाना है तो आपकी एंट्री एंड आपकी एग्जिट काफ़ी ऐप होनी चाहिए, ओके, राइट। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एंट्री आज करनी है तो आज ही करनी है या एग्जिट आज ही हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज अ स्वीट विंडो जिसके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए, देयर इज अ स्वीट विंडो जिसके अंदर आपको एग्जिट लेना चाहिए। इसके साथ साथ राइट काफ़ी सारी ड्यू डिलिजेंस जाती है लोकेशंस पे, बिल्डर बैकग्राउंड्स पे, प्रोडक्ट कैसा बन के आने वाला है उस पे, आसपास की लोकेलिटी कैसी है, वहाँ की माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसी है, ओवरऑल वहाँ की मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी है, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे तो आप कंसिडर करो भी, मतलब ये सारे फैक्टर्स आपको ओवरसी करनी है जो मे बी आज आप एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते, बिकॉज मे बी करने को कर सकते हो बट आपके पास आज वो टाइम नहीं है, वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो उसके लिए देयर हैज टू बी अ राइट कंसल्टेंट जिसके साथ आप एसोसिएटेड हो। अगेन कोई फैमिली फ्रेंड, जीजा फूफा के साथ के आप उनके सजेशंस पे जाने से बेटर हो कि हायर सम हु इज एन एक्सपर्ट इन हिज और हर फील्ड। तो वो करने के साथ साथ आपको कुछ हैक्स, जैसे मैं लेवरेजेस का पॉइंट रखूंगा कि कुछ लेवरेजेस हैं जो आप ले सकते हो। सबसे पहला है कि आज के दिन बहुत सारे बिल्डर्स के पेमेंट प्लान्स आते हैं जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान्स होते हैं, जिसमें मतलब आप आज के दिन लेट्स से 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होती है, प्रॉपर्टी कॉस्ट होती है, वो आप दे के आप अपना घर फाइनल कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन आप उसमें पेमेंट्स करते हो। तो अगर सिर्फ पैसा बनाना इज द मोटिव, तो आप एक स्टार्टिंग के फेज में जब लेट्स से एक रेप्यूटेड बिल्डर है, उसने एक अच्छे लोकेशन पे, आपने सब कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिया, लोकेशन देख ली, बिल्डर देख लिया, एंड आपने उसके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे हैं, कैसा डिलीवर हुआ था वो प्रोजेक्ट, अच्छा पसंद आता है, तो आप एक प्री लॉन्च फेज में जब एक बिल्डर आता है तो आप एक एंट्री ले सकते हो। अगेन ये अब लेट्स से कि लेट्स से एक प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आई, वो 1 करोड़ की है। अब उसमें मैं क्या करूँगा कि
मैंने पेमेंट प्लान लिया बिल्डर से, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। एक प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट होने में, लॉन्च से उसको डिलीवर होने में 4 से 5 साल का पीरियड लगता है। हायर साइड पे कंजर्वेटिवली मैं 5 साल मान के चलता हूँ। आप एक प्री लॉन्च फेज में उसमें एंटर करते हो, बिकॉज वो रेट कॉम्पिटेटिव रेट्स होते हैं, वो रेट को कोई भी और बीट नहीं कर सकता। ठीक है। बिकॉज प्री लॉन्च का रेट है, दैट इज द मोस्ट रिस्पॉन्डेड रेट दैट यू गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिल्डर। तो उस रेट पे आपने एंट्री ली। अगेन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें आपने पेमेंट प्लान चूज किया, कंस्ट्रक्शन लिंक। उसमें आपने स्टार्टिंग की 10% आपने सेल्फ फंडिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आपके पास पड़े थे, तो आपने 10 लाख उसमें डाल दिए। देन गो फॉर अ बैंक लोन और अ बैंक लेवरेज, राइट। आप 9% हायर साइड पे भी बोल रहा हूँ मैं कि 9% के एक ROI पे आप बैंक से इजली एक होम लोन ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगेन उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके सिबिल कैसे हैं। एंड होम लोन में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इश्यूज होते, सो यू कैन ऑफ फॉर दैट। सेफ एसेट है। सेफ एसेट है बिल्कुल, उसके अगेंस्ट कोलैटरल है, तो बैंक्स आर इवन सेफ, तो वो दे देते हैं, ऑफर करते हैं लेस देन 9% पे। आपने उस पर एक होम लोन लिया, स्टार्टिंग की 10% आपने कर दी थी। फिर आप उसमें क्या करोगे कि आप करंट मार्केट जो चल रहा है वहाँ का एंड ग्रोथ, आप 5-2 साल में आपने देखा होगा कि उसमें उस मार्केट में या उस लोकेशन पे ग्रोथ कितनी आई। सो फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ के एक घर लिया, उसमें मैंने 10% सेल्फ फंडिंग की। 10,000 रुपये एग्जाम्पल, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का वो फ्लैट था जब मैंने परचेज किया, 1000 स्क्वायर फीट का। एंड 10% करने के बाद मैंने बैंक लोन ले लिया। फिर मैं देखूंगा कि मुझे समझ में आता है कि मैंने मार्केट जब देखा, अगल बगल समझ में आया, तो कोई प्रोजेक्ट लेट्स से X पे लॉन्च हुआ था एंड 50% कंप्लीट होने तक उसका जो कॉस्ट है, जब बिल्डर्स जो बेच रहे हैं, आज वो 1.5x हो गया। तो कंजर्वेटिवली आप ये तो अज्यूम कर सकते हो कि आपने जिस प्रोजेक्ट में पैसा डाला है आज वो 1 करोड़ का है, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का है। अगले 2 साल में वो मे बी 12 से 13,000 तो होगा, बिकॉज उधर मैं 1.5x ले रहा था, यहाँ कंजर्वेटिवली मैं मान सकता। अगेन एंड मार्केट ट्रेंड को देखना ज़रूरी है, डेटा ड्रिवन, हम सारी एनालिसिस जो भी करते हैं तो डेटा ड्रिवन होती है। तो 1.3x मैं मानता हूँ कि 50% जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब तक प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1.3x हो जाएगी। अब मैंने पेमेंट प्लान चूज़ किया था, 10% मैंने खुद से दिया था, बाकी मैंने बैंक लोन लिया। बैंक से धीरे धीरे जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है वैसे वैसे पेमेंट्स रिलीज होती जा रही हैं। उस पर जब जब आपके पैसे जा रहे हैं तो आपको उस पर EMIs देनी होती है। सो लेट्स से 50% जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे जब मेरे को 1.3x का रिटर्न मिलना था, तो तब तक मेरी 50% पेमेंट चली गई, राइट। अब उसमें मैंने 10% पेमेंट अपने साइड से की है, बाकी बैंक लेवरेज है। सो इफेक्टिवली मैं फिर भी मान लेता हूँ कि मैंने EMIs वगैरह जितनी भी दी हैं, हायर साइड पे बोलूँगा तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30% पेमेंट की हो। उससे ज़्यादा मैंने 2 साल में अगले जिसमें 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। अब 30% मैंने पेमेंट की एंड फिर मैं क्या करूँगा, जब उस एक स्वीट विंडो बनाऊंगा कि 6 महीने का मैं एक टाइम लेके चलूँगा कि लेट्स से 50% मेरी पेमेंट गई, अब मेरे को एग्जिट लेना है। तो मैं अपने माइंड में एक टाइम जोन बनाऊंगा, एक विंडो बनाऊंगा 6 मंथ्स की। अब उस 6 मंथ्स में मुझे एग्जिट लेने पे मुझे 1.3x चाहिए, तो मैंने 30% खुद के पैसे डाले थे और वो 6 मंथ्स का एक आइडियल विंडो, इट्स अ गुड विंडो जिसमें आप एग्जिट आपको मिल जाता है इजीली। मतलब अगेन आप जब प्रॉपर्टी अपनी एग्जिट लेते हो तो उसमें आपको राइट बायर चाहिए, रेट्स पे नेगोशिएट करते हो आप, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप 6 मंथ्स मान के चलो, आइडियली वी से 3 मंथ्स इज गुड, बट 6 मंथ्स का एक विंडो मान के चलो जिसमें यू कैन टेक अ गुड एग्जिट। तो आपने अब एग्जिट ले लिया 1.3x पे, सो इफेक्टिवली आपका गेन कितना हुआ 0.3x, दैट इज 30%, राइट। एंड आपने पैसे कितने डाले थे 30%। मैं इंक्लूडिंग बैंक लेवरेज बोल रहा हूँ, बैंक की EMIs वगैरह कुछ सब कुछ मिला के अगर आप देखो तो 30% इज अगेन ऑन अ हायर साइड। तो 30% पेमेंट करके आपने 30% का गेन लिया, मतलब आपने अपने टोटल पैसे पे आपने 100% रिटर्न बना गया। और इवन अगर मैं सिर्फ आपकी सेल्फ फंडिंग की बात करूँ, सेल्फ फंडिंग तो आपने सिर्फ 10% की थी, राइट। तो गेन्स मल्टीप्लाई हो गया, गेन वुड बी मोर देन 2x। सो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी जो आप कंसिडर कर सकते हो। सो टेकिंग दिस लेवरेज ओवर दी हैक्स, यही एक हैक है कि लेवरेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट, पेमेंट प्लान्स पे प्लस बैंक लेवरेजेस। ओके, अभी आपने 2 टर्म्स यूज़ किए, प्री लॉन्च एंड कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, CLP बेसिकली। प्री लॉन्च होता क्या? ओके, सो यार सी, जब भी एक प्रोजेक्ट आता है ना, तो एक डेवलपर है, एक बिल्डर जो है,
वो उसके पीछे काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहा होता है, उसकी लैंड लाइसेंस होती हैं, वो लैंड फिगर आउट करता है, लैंड परचेज करता है, उसके बाद उसके पीछे के प्रोजेक्ट की प्लानिंग चलती है, प्रोजेक्ट कैसा बन के आएगा, उसका आर्किटेक्चर फसाड कैसा दिखेगा, उसके अंदर अमेनिटीज़ क्या क्या देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पीरियड होता है, लंबा पीरियड होता है जिसमें उनका एक होमवर्क चल रहा होता है। उसके बाद बिल्डर क्या करता है कि दे वंस दे आर श्योर कि उनको ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है एंड दे विल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, सो दे गेट इनटू द मार्केट एंड उस प्रोजेक्ट के लिए दे अप्लाई फॉर अ रेरा लाइसेंस। तो राइट, रेरा आपको आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट, तो रेरा के लिए अप्लाई करते हैं। एंड जनरली डेवलपर्स क्या करते हैं कि जब बाय द वे एज पर द लॉ, जब तक आपको किसी भी प्रोजेक्ट में रेरा सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हो जाता, यू कैन नॉट सेल अ प्रॉपर्टी। सो फॉर द डेवलपर्स दे कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी। बट आजकल डेवलपर्स क्या करते हैं कि जब रेरा अप्लाई हो जाता है एंड दे आर श्योर कि हाँ दे आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रॉपर्टी, सॉरी अ प्रोजेक्ट, तो उस पीरियड में वो मार्केट में सर्वे करते हैं, स्टडी करने निकलते हैं विद सर्टेन प्रमोशनल एड्स थ्रू दी चैनल पार्टनर्स, थ्रू दी ब्रोकर्स। उसमें दे सर्वे दी मार्केट की किस रेट पे एक्सेप्टेबिलिटी आएगी मार्केट, राइट। तो उस फेज में वो मार्केट को थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, मार्केट को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या रेट तक दे कैन सेल देयर प्रोजेक्ट। तो वो एक रेट डिसाइड करके एंड देन दे एक रेंज बता के वो शुरू कर देते हैं कि ये रेंज में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। एंड अगेन रेरा जब तक आता है उस पीरियड तक इफ एनीवन शोज एनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कोई शो करता है, तो उसके लिए दे प्रोवाइड डिस्काउंटेड रेट्स। बिकॉज अब स्टार्टिंग में कुछ बिल्डर्स ऐसा भी करते हैं कि फॉर दी स्टार्टिंग 100 यूनिट्स 50 यूनिट्स इन देयर प्रॉपर्टी इन देयर टोटल प्रोजेक्ट, वो क्या करते हैं कि उसको डिस्काउंटेड रेट पे दे ऑफर, सो दैट अगेन वहाँ से हाइप एक अच्छी होती है, हाइप मचती है, फोमो क्रिएट होता है जिसमें पीपल से कि हाँ ठीक है इन्होंने लिया है तो मैं भी लेता हूँ, या इतना बिक गया तो देखते हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो वहाँ पे फिर जब वो 50 या 100 यूनिट जो स्टार्टिंग में डिस्काउंटेड होती है उसको प्री लॉन्च बोलते हैं। उसके बाद दे एक्चुअली लॉन्च दी प्रोजेक्ट, जहाँ पे जो एक्चुअल रेट उनको जो उन्होंने देखा कि मार्केट में इवैल्यूएट कर लिया कि ये एक्सेप्टेबिलिटी है, तो उस रेट पे देन दे लॉन्च दी प्रोजेक्ट। सो प्री लॉन्च फेज बहुत ही छोटा फेज होता है जिसमें प्रोजेक्ट रेरा रिसीव होता है, वहाँ से लेके कुछ एक पोर्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट बिकने तक का जो फेज होता है उसको प्री लॉन्च बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पे यू गेट दैट इन इट। Okay. And what about CLP and construction income? सो यार CLP अगेन एज यू सेड कि इसका फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान। तो जैसे जैसे बिल्डर्स क्या करते हैं जब भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कुछ अमाउंट वो लेंगे जिससे आपकी बुकिंग असर्टेन हो जाए, श्योर हो जाए कि आपको इंटरेस्ट है एंड आप प्रॉपर्टी में एंट्री लेना चाहते हो, एक प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हो, राइट। तो उसमें लेट्स से 10%, कुछ केसेस में दे गो फॉर 5%, कुछ केस में दे गो फॉर इवन अप टू 20%। तो वो पेमेंट आपको पे करनी होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद बिल्डर एक प्लान को कंस्ट्रक्शन से लिंक कर देता है, पेमेंट्स के प्लान को, स्ट्रक्चर को एक कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक कर देता है कि फॉर एग्जांपल जैसे जब एक्सकवेशन होगा तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट टोटल कॉस्ट आपकी तब जाएगी। फिर उसके बाद राफ्ट तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा या फाउंडेशन हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर एक सर्टेन अमाउंट और जाएगा। फिर लेट्स से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उस पर 5 स्टोरीज कंप्लीट, 5 फ्लोर्स कंप्लीट हो गए तो फिर सर्टेन अमाउंट और जाएगा। फिर धीरे 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 सुपर स्ट्रक्चर तक और पेमेंट जाएगी। फिर जब पोजीशन आ जाएगा तो और पेमेंट जाएगी। तो ये प्लान जो होता है ये ईज कर देता है, ईज आउट कर देता है फॉर दोज हु हैव इन्वेस्टेड, जो कि आज वन शॉट में इतने पैसे रखते नहीं है या उनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की। सो धीरे धीरे विद कंस्ट्रक्शन वो पे कर पाए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक जो बायर है वो सेफ गार्ड हो जाता है बिकॉज उसके पैसे उसी पोर्शन में प्रोपोर्शन में जा रहे हैं जितना उसका जो प्रोजेक्ट है वो उतना कंप्लीट हो चुका है। Basically safe. एंड दे ऑल्सो गेट सेफ गार्डेड। प्लस अगेन इनको एक और बेनिफिट होता है कि व्हेन दे गो फॉर अ बैंक लेवरेज, तो जब जब आपकी डिमांड फेज होती है, जब जब कंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर फेज पे पहुंचता है, जब आपकी डिमांड जाती है तो बैंक उतना अमाउंट आपका डिसबर्स करता है एंड आपकी EMIs उतने अमाउंट पे तब से स्टार्ट होती है। Okay. अब इसमें EMI को लेके एक बात है कि EMI जब स्टार्ट होती है तो वो EMI क्या सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट जाता है या फिर पूरी EMI जाती है? सो सी अगेन एक होता है प्री EMI, एक होती है पोस्ट EMI या नॉर्मल EMI जिसको हम बोलते हैं। सो जब भी एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में होता है
राइट? तो उस फेज में, पूरे फेज में सिर्फ प्री ईएमआई जा रही होती है. प्री ईएमआई में योर प्रिंसिपल डजंट गेट डिडक्टेड, ओनली द इंटरेस्ट कंपोनेंट इज बीइंग पेड ऑफ. आप जब तक प्री ईएमआई पे हो, आप अपना सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पे कर रहे हो. बट जब एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, वंस द पोजेशन इज डन और द ओसी इज अप्लाइड, उसके बाद बैंक्स इसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं. वहाँ पे ओवर अ पीरियड जो भी आपका मतलब 15 साल का टेन्योर है या 20 साल का टेन्योर है, तो उस पीरियड में जो भी आपके प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, वो डिडक्ट होना मंथली बेसिस पे स्टार्ट होता है. ओके. जो आपने बोला प्री ईएमआई की जो बात आपने बोली, क्या प्री ईएमआई एंड जो हम बोलते हैं नो ईएमआई, लोग काफ़ी सारे बिल्डर्स अपने ब्रोशर्स पे लिख देते हैं कि टिल पोजेशन, तो ये टिल पोजेशन होता है या फिर इसकी भी कोई टाइम लिमिट होती है? सो यार देखो, इन रियलिटी तो टाइमलाइन होती है. सो एक बिल्डर जब एक प्रोजेक्ट के लिए रेरा लाइसेंस लेता है या रेरा नंबर लेता है, तो उसमें उसको मेंशन करना पड़ता है कि कितने पीरियड में ही इज गोइंग टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट. तो लेट्स से 3 इयर्स का उसने एक विंडो लिया. तो 3 साल तक अगेन जो आपकी ईएमआईज है, बैंक से आपने अगर लोन लिया है, तो आपकी जो ईएमआई है वो एक्चुअल में प्री ईएमआई चल रही है. बट बैंक्स व्हाट दे विल डू इज कि जैसे ही वो रेरा का जो पीरियड है जो कंप्लीट हुआ, एंड स्टिल अगर आपका पोजीशन नहीं आया, सो बैंक्स विल स्टार्ट चार्जिंग यू इवन द ईएमआईज, जिसमें आपका प्रिंसिपल भी डिडक्ट होने लगेगा, आपको ईएमआईज भी पे, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाएगा. बट इन केस ऑफ रेप्यूटेड बिल्डर्स, मे बी बिकॉज ऑफ कोई फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसकी वजह से उनका कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है या पोजीशन डिले हो रहा है, सो दे ट्राई टू सेफगार्ड देयर इन्वेस्टर. उसमें वो क्या करते हैं कि जितने पीरियड का आपका ईएमआई एक्स्ट्रा गया है, सो दे ट्राई टू कवर ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस, राइट? बट आई वोंट से कि सारे बिल्डर्स करते हैं, बट ये पूछने वाला था. डेफिनेटली आई थिंक जितने भी लिस्टेड रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, दे डू दैट. तो आप ऐसा ही मान लो कि अगर वो बिल्डर्स बोलते हैं, अपने ब्रोशर्स में लिखते हैं कि टिल पोजीशन नो ईएमआई या जो भी है, तो वो क्लॉजेस को उनको फुलफिल करना सर, तो दे विल डू दैट. अब भाई मेरा ना सवाल बहुत कॉमन और कॉमन इंसान के लिए ही है कि रेजिडेंशियल सेक्टर की जब हम बात करते हैं, एंड लोगों को भी यही लगता है कि रेजिडेंशियल सेक्टर में पैसा नहीं मिलता, और एसेट क्लास में रेजिडेंशियल सेक्टर को इवन इन रियल एस्टेट ऑल्सो बहुत नीचे रखा जाता है कि यार इसमें पैसा नहीं मिलता, रेंटल इनकम बहुत कम है और इससे आप एक वेल्थ नहीं बना सकते. तो पहली चीज़, क्या ये सच है? ठीक है. दूसरा, अगर बनता है तो कैसे बनता है? बिकॉज आई नो आपने बनाया है, तो आप थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट अगर लोगों को दे पाओ कि यार स्टेप बाय स्टेप के अगर आप ये चीज़ें करते हो तो दिस इज हाउ यू कैन मेक मनी इन आर्किटेक्चर. सो यार सी, इसमें एक डिस्क्लेमर है कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, और वो अपने खुद के यूज़ के लिए, खुद रहने के हिसाब से परचेज कर रहा है, सो वहाँ पे मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि वहाँ पे आपको इसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखना चाहिए, कि एज एन एसेट नहीं देखना चाहिए कि आप इससे पैसे बढ़ाओ जो भी है, बिकॉज यहाँ पे आपका एक सेंटिमेंट इन्वॉल्व है. आपके साथ एक अगेन इमोशन है कि यू लाइक दैट हाउस, आपको पसंद आया, आप इसमें घर बनाओगे, अपनी फैमिली के साथ रहोगे, तो उसको ठीक है, दैट्स एन एसेट फॉर श्योर, दैट्स अ टेंजिबल एसेट, बट इसको आप पैसे बढ़ाने के हिसाब से मत देखो. तो उस केस में, इन दिस केस पर्टिकुलरली, आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप एक प्री लॉन्च में खरीदते हो, आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन खरीदते हो, आप इसको रेडी टू मूव इन खरीदते हो, आप जैसे भी खरीदना चाहो, दैट्स योर कॉल. उसमें मैं अगेन नहीं घुसूंगा ज़्यादा. बट जैसे जो आपका क्वेश्चन था कि अगर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको वेल्थ ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, सो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ हैक्स हैं. एंड ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा जागरूक नहीं बोल रहा हूँ, ये आई थिंक हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको पता है. एंड बस जस्ट दैट कि लोग डोंट वांट टू गेट इनटू इट और पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट इट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा करते नहीं है. सो सिंपल हैक क्या है? देखो, उसके पहले, हैक के पहले एक पॉइंट ये आता है कि एक प्रॉपर्टी में घुसने के पहले, एक रेजिडेंशियल एसेट हो, इवन फॉर दैट से कोई प्लॉट हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसके लिए ड्यू डिलिजेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ड्यू डिलिजेंस इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, बिल्डर, आसपास के माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी है, आसपास के माइक्रो लोकेशंस में मैं बोलूँ तो और किस टाइप के बिल्डर्स हैं, किस टाइप की जेंट्री वहाँ पे रहती है,
अमेनिटीज़ क्या क्या हैं आसपास में, कनेक्टिविटी कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, बिल्डर कोई लिटिगेशन के साथ एसोसिएटेड तो नहीं है, या फिर वो लैंड में कोई लिटिगेशन तो नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें आपकी थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस खुद भी होनी चाहिए। प्लस अगर आप एक अच्छे किसी कंसल्टेंट को रीच आउट कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आप एक लिमिटेड लेवल तक घुस पाओगे किसी चीज़ में, बट एक जो कंसल्टेंट जिसका रोज का काम ये है करने का, तो दे विल गेट डीपर इनटू इट। तो अगर उनके साथ एसोसिएट, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हो। नाउ कमिंग टू दी स्ट्रैटेजी, पैसा कैसे बनाना है, तो ये हैक जो मैं बोल रहा था उसमें कुछ नहीं करना है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेवरेज जो आप बहुत ईजिली ले सकते हो। वन इज द लेवरेज ओवर दी जो बिल्डर एंड डेवलपर है उसके पेमेंट प्लान्स पे। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसमें जो पेमेंट प्लान्स होते हैं, सो आज के दिन मार्केट में देखोगे आप तो काफ़ी मल्टीपल पेमेंट प्लान्स बिल्डर देता है टू ईज आउट द पेमेंट्स, एंड एक जो बायर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हैसल ना क्रिएट है, तो उसको ईजी करने के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस आते हैं। अब वो कैसे आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सेकेंड लेवरेज वुड बी ओवर बैंक। तो बैंक आपको आज काफ़ी अच्छे रेट ऑफ रिटर्न पे होम लोन्स के केस में लेवरेजेस देती है, तो आप वो भी उठा सकते हो। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स से आपने गुड़गांव में 10,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट पे एक 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट आपको पसंद आया, मिलता है? जिसके टोटल आई डोंट नहीं मिलता है, बस एक एग्जांपल है, राइट? आप इसको जितने एक्स आपको कंपाउंड करना कर लेना, तो 10,000 पर स्क्वायर फीट का रेट एंड 1000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, तो उसकी टोटल कॉस्ट बनी 1 CR। अब 1 CR मेरे पास नहीं है, एंड मेरे को ये खुद के यूज़ के लिए नहीं लेना है, मेरे को ये एज एन इन्वेस्टमेंट देखना है, एंड ऑब्वियसली राइट टाइम पे इससे एग्जिट भी लेना है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मल्टीप्लाई योर एसेट इन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट वुड बी अ राइट एंट्री पीरियड एंड राइट एग्जिट पीरियड, ठीक है। जो आई थिंक अगर आपको नहीं पता, आपका कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है, जो मार्केट में थोड़े टाइम से एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। सो राइट एंट्री अगेन कब होनी चाहिए वो भी मैं बता दूँ। तो राइट एंट्री पे गुस्सा, एंड राइट एग्जिट आपने एक प्लान करके रखी है कि इतना रिटर्न अगर आपका बन रहा है तो आप इस विंडो में, इस एक पीरियड में आप एग्जिट ले लोगे। ठीक है। सो लेट्स से मैंने 1 CR का एक फ्लैट खरीदा, 10,000 पर स्क्वायर फीट का उसका रेट। अब मैंने क्या किया, बिल्डर से, जो मैं पेमेंट प्लान्स की बात कर रहा था, उसमें मैंने बिल्डर से कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान ऑप्शंस होते हैं, वो मोस्टली सारे प्रोजेक्ट्स में मिल जाते हैं, तो मैंने वो CLP प्लान ऑप्ट किया। उसमें स्टार्टिंग के 10% मैंने सेल्फ फंडिंग की। लेट्स से मेरे पास 10 लाख अवेलेबल थे, 1 CR का 10% इज 10 लाख, तो 10 लाख मैंने पुट इन करके अपनी मैंने फ्लैट बुक कर लिया। देन व्हाट आई डू इज कि पैसे मेरे पास बड़े भी हैं, फिर भी मे बी मैं मतलब अपने केस में बोलूँ तो मैं अपने खुद के पैसे को नहीं डालूंगा, मैं वो पैसों को कहीं और किसी और एसेट क्लास में डाल के वहाँ से भी ग्रो कर सकता हूँ। इस केस में आई गो फॉर अ बैंक लेवरेज। ऑब्वियसली उसके लिए आपकी प्रोफाइल, आपके सिविल एंड एवरीथिंग हैज टू बी गुड, वो तो है। बट स्टिल मिल जाते हैं होम लोन से, बिकॉज देयर इज अ कोलैटरल एंड बैंक फील Safe होम्स आर सेफ लोन। तो आपको लोन दिया बैंक ने, एंड इवन लेस देन 9% के ROI पे आपने क्या किया कि आपने 10% अपनी पेमेंट की थी, बाकी आपने बैंक लोन लिया, एंड जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता जाएगा, CLP प्लान है, तो धीरे धीरे आपकी डिमांड्स आएंगी एंड बैंक उतने फंड्स को रिलीज करने लगेगा, राइट। अब मैंने क्या किया कि लेट्स से मेरा अल्टीमेट एक टारगेट था इस प्रोजेक्ट के साथ कि मेरे को अपना पैसा सिर्फ डबल करके निकलना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने देखा कि 10,000 रुपये 10,000 पर स्क्वायर फीट का आज रेट है। आज मैंने एक स्वीट विंडो डिसाइड की कि मुझे 2 साल से 2.5 साल में ये एग्जिट लेनी है, तो उसके लिए एंड उतने पीरियड में 2 से 2.5 साल में मेरी पेमेंट 50% टाइप टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट, मतलब 50 लाख रुपए जा चुकी होंगे, जिसमें 10 लाख रुपए मैंने दिए एंड बाकी बैंक से जा रहे हैं, बैंक धीरे धीरे जा रहे हैं। नाउ अब मतलब ऐसे एज अ पर्सन तो मैंने खुद के पैसे जो डाले वो 10 लाख रुपए डाले, प्लस मैं बैंक को सिर्फ EMI दे रहा। तो मैंने 2.5 साल बाद का एक स्वीट विंडो डिफाइन किया कि जहाँ पे मेरा पैसा मुझे दिख रहा है कि डबल हो जाएगा, बिकॉज पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस निकाल दो, डेटा उठाओगे, आपका कंसल्टेंट अगेन इसमें आपकी हेल्प करेगा, एंड अदर प्रोजेक्ट जो भी आए थे या सिमिलर बिल्डर के जो सेम बिल्डर के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स आए थे, तो उसमें कैसे कैसे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन रेट्स ग्रो किए थे, तो वहाँ से अगेन आप एक फिगर उठा के और उसमें कुछ अपने फैक्टर्स लगा के कंटिजेंसी के कंजर्वेटिव वैल्यू पे अगर आप आते हो, आपने देखा कि मेरे को 2.5 साल में एग्जिट लेना है। अब 2.5 साल में मैंने जो पेमेंट की है वो तो सिर्फ मैंने की है 50% और एंड दैट टू इंक्लूडिंग बैंक लोन। तो
इसमें इस पीरियड में 2.5 साल में अगर प्रॉपर्टी की कीमत फॉर एग्जांपल सिर्फ 30% भी बढ़ गई, जो विच इज रियलिस्टिक फिगर, अगेन इतना ग्रोथ आपको कंस्ट्रक्शन फेज में मिल जाता है एंड दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, हर जगह आज हो रहा है ये। तो आपने अपनी जो इंडिविजुअल पेमेंट सेल्फ फंडिंग की थी वो 10% की थी, 10 लाख रुपए प्लस मे बी मैं मानता हूँ हायर साइड पे आपने बैंक को जो इतना 2.5 साल में जितना भी आपकी लोन आपने लिया है 80 लाख 90 लाख का लोन लिया है, उस पर जितनी भी आपके 40 लाख बैंक ने डिसबर्स किए, तो ओवर दैट पीरियड आप हार्डली 15 लाख से 20 लाख रुपए और दे चुके होगे एज एन EMI। एंड वो भी मैं बहुत ही ज़्यादा हायर फिगर बोल रहा हूँ। सो 10 लाख प्लस 15 लाख लेट से 25 लाख रुपए मेरे पॉकेट से गए। एंड मैंने देखा कि अगले 2.5 साल में मेरे को सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो x से 1.3x हो गई। सो 30% का मुझे गेन मिला है। एंड मैंने अपने पॉकेट से कितने दिए थे 25 लाख रुपए, और 30% गेन जो बनता है दैट बिकम्स 30 लाख। तो मैंने 25 लाख पे 30 लाख का गेन बनाया एंड मैं वहां से एग्जिट ले लिया। राइट एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसमें क्या करोगे, अगेन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटीज भी यूज होती हैं, थोड़े से आप पास्ट डेटा को यूज करते हो जहां से आप कुछ प्रिडिक्शंस भी लगाते हो। उसमें आप देखते हो कि एक प्रॉपर्टी आज मैंने 10,000 की रेट पे ली है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ जब तक ये पोजीशन आता है 4 इयर्स 5 इयर्स में ये प्रॉपर्टी का रेट कहाँ तक जाएगा। अब वो धीरे धीरे किस किस स्टेप पे वो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, उसमें आप एक 6 महीने का भी अगर आप एक स्वीट विंडो निकाल सकते हो कि यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम कैपिटलाइज हो रहा है मेरा पैसा, तो वो निकालना जो कि आज मेरा काम है स्पेसिफिकली जो मैं लोगों के लिए करके देता हूँ। तो वो विंडो मैं इवैल्यूएट करता हूँ। 6 मंथ्स का निकला, अब 6 मंथ्स इज अ वेरी गुड विंडो जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट से एग्जिट ले सकते हो। आइडियली वी से 3 मंथ्स, बट स्टिल मैं और कंजर्वेटिव लेते हुए इसको 6 मंथ्स का एक विंडो डिफाइन करूंगा कि ये 6 महीने का एक स्वीट विंडो है जिसमें मुझे पता है कि मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दूंगा एग्जिट लेने के लिए 6 महीने में, तो वो एक अच्छे बायर को अच्छे रेट पे बिक ही जाएगी, कॉम्पिटेटिव रेट पे, राइट। तो वो विंडो मैंने डिसाइड की, उसमें मैंने एग्जिट के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब लिस्ट कर दिया या फिर अपने कंसल्टेंट को बोल दिया जहाँ पे कि मेरे को एग्जिट लेना है। विद इन 6 मंथ्स आप उस प्रॉपर्टी से एग्जिट भी ले लेते हैं। ठीक, सो दिस इज वन ऑफ द गेम्स जो आप कर सकते हो। ये मतलब जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, हर किसी के लिए ये लेवरेजेस या हैक्स अवेलेबल हैं, बट Majority पीपल आर समवेयर स्केप्टिकल कि अगेन बैंक पैसा मैं ले रहा हूँ तो मैं एक तरीके से बैंक से उधार ले रहा हूँ, डेट ले रहा हूँ। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ जनरल मेंटालिटी। बट इफ यू सी ऑल द बिग शॉट जो भी आज के दिन पे एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसा बना रहे हैं, सो आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ अपने पैसे से ही पैसा बना पा रहा होगा। दे टेक ऑल सॉर्ट ऑफ लेवरेजेस अवेलेबल टू देम, जितने भी बैंक्स NBFC जहाँ से भी उनको पैसे मिल सकते हैं, दे यूज दैट मनी, ग्रो देयर मनी, रिटर्न द बैंक्स मनी एंड गेज जो है वो उनके खुद के रिलैक्स पैसे से पैसा बनता है वैसे। वो। अब भाई मेरा आपसे एक और सवाल है कि लोग जो घर खरीदते हैं उनको कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं, कहाँ स्कैम्स होते हैं, और वो कैसे इन फ्रॉड्स और स्कैम से मार्केट में बच सकते हैं। सो यार सी अगेन मैं स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक होता है कि हाई राइज सोसाइटीज़ में आपने एक फ्लैट परचेज़ किया, फिर एक ऑप्शन आता है आपके पास जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट फ्लोर्स या लो राइज अपार्टमेंट्स जिनको बोलते हैं आप, इसमें आप खरीदते हो, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट विलास होते हैं, विलास वगैरह भी परचेज करते हो, तो बिल्डर्स आपको ये सारे ऑप्शन देते हैं, राइट। सो अगेन इन केस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स या फिर जो भी मैं कहूँ कि एक विला की कम्युनिटी है, जो भी बिल्डर आपको एक ऑफ़र कर रहा है, सो अगर वो एक बिल्डर है और एक अच्छी सिटी में अच्छी लोकेशन पे वो आपको ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो रेरा सर्टिफाइड होगा। सो सबसे पहली चीज़ एक आती है जिसको हम बोलते हैं कि प्री सेल्स, दूसरी होती है पोस्ट सेल्स। तो प्री सेल्स में अगेन आपने सारे जितने भी लिटिगेशन चेक्स थे या ड्यू डिलिजेंस बिल्डर को लेके, लोकेशंस को लेके, जो भी आप भी कंसल्टेंट से क्वेश्चंस करके एंड प्लस अपनी खुद की R&D करके जितने भी ड्यू डिलिजेंसेस करते हो, वो आती है आपकी प्री सेल्स। नाउ लेट्स से कि आपने एक पोस्ट सेल्स, मतलब जब आपने एक प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, आपने बुकिंग कर दी, तो जब आप एक जो भी मिनिमम एक बुकिंग अमाउंट होता है या फर्स्ट पेमेंट जिसको बोलते हैं बिल्डर्स के एंड से, तो वो जब आप कर देते हो तो बिल्डर्स आपके लिए अलॉटमेंट लेटर्स या फिर जिसको कुछ सिटीज़ में बिल्डर बाय रेकमेंड्स भी बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। It's a signed deed between you
एज अ बायर एंड द सेलर हु इज द बिल्डर। तो उसके अंदर आपको काफ़ी बार मतलब एग्रीमेंट्स में आप देखोगे कि मतलब एग्रीमेंट के पहले भी मैं बोलूँ कि जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हो एक कंसल्टेंट के पास जाते हो तो इन मेनी केसेस अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स कैन बी लाइक कि आज वो शॉर्ट टर्म गेन देखते हुए वो आपको बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट्स दे देंगे या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट के स्पेक बता देंगे जो कि मे बी रियलिटी में कोई ना हो, राइट हो रहा है। क्योंकि अगेन वो सिर्फ आपको वर्बल कमिटमेंट्स दे रहे हैं, वर्बली आपको बता रहे हैं, दैट्स नॉट रिटन ऑन समवेयर। तो इसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले आप अगर एक कंसल्टेंट के पास जाते हो, कंसल्टेंट से आप एक प्रोजेक्ट की स्पेक लेते हो, तो उसकी अगर बिल्डर के एंड से कंसल्टेंट के पास अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कोई स्पेसिफिकेशंस की शीट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, वो आपको लेके वो पॉइंटर्स को मैच करना कंसल्टेंट ने जो भी वर्बली आपको बताया वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली पोस्ट सेल्स जब आप एग्रीमेंट आपका बनता है या अलॉटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं, वो जब आपके पास आता है तो आपको उस पर टाइम दे के उसको थरली पढ़ के उसमें वो सारे जो भी एस्पेक्ट्स आपको पहले प्रॉमिस किए गए थे या वर्बली बताए गए थे वो उसके अंदर मेंशन है कि नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप यू कैन नेवर क्लेम बिकॉज आपके एग्रीमेंट में अलॉटमेंट लेटर में अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है आप बाद में उसको क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज एवरीथिंग वाज वर्बल अपार्ट फ्रॉम दिस। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम हाई राइज इफ आई कम टू इंडिपेंडेंट फ्लोर्स तो सबसे पहली चीज़ होती है कि लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में रेरा एप्लीकेबल नहीं होता है काफ़ी जगह पे एंड काफ़ी सिटीज़ में आज के दिन रूल भी है कि जब भी कोई डेवलपर हो बिल्डर हो वो जो भी प्रोजेक्ट के लिए लैंड है वो लैंड को उसको अथॉरिटीज़ जो वहाँ की लोकल गवर्निंग अथॉरिटीज़ है उन्हीं से खरीदना मैंडेट है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा इज़ वन ऑफ द एरिया जिसमें पास्ट में प्री रेरा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते थे बट पोस्ट रेरा एंड अथॉरिटी भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गई है। तो अभी उस जितनी भी लैंड्स है वहाँ पे कोई भी डेवलपर को कोई प्रोजेक्ट करना है इट हैज़ टू बी अ पेड अप लैंड। तो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की केस में अ लॉट ऑफ इंसिडेंसेस कम जहाँ पे डेवलपर्स लोकल डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लैंड सीधे सेलर से खरीद लेते हैं, अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, अथॉरिटी को बाईपास कर देते हैं एंड जाके उस पर अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके बेचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने इसमें एक घर खरीदा तो आज तो आपने ले लिया, आज आपको दिख भी रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो गई है, सब कुछ है, मे बी यू मे फील कि घर बन गया है तो मिल ही जाएगा या कंस्ट्रक्शन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है मैं तो रह भी सकता हूँ और आप रहने लग जाते हो। बट बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंसेस देखे हैं हमने ऑब्जर्व किए हैं जिसमें अथॉरिटी की जब नज़र पड़ती है उन लैंड्स पे उन पैचेस पे या उनको जब ये न्यूज़ मिलती है सो दे इवन गो एंड देन इवन देन उनका राइट है कि उस प्रोजेक्ट को डिमोलिश करते हैं। इसीलिए आपने बहुत सारे वेस्टर्न यूपी की सिटीज़ वगैरह में भी देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे जगह पे बुलडोजर्स चलते ये चल रहे, ये सारे ऐसे सिमिलर टाइप के ही इंसिडेंसेस है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड ऑन दिस एस्पेक्ट जब भी आप एक मतलब बहुत ही मतलब आई वोंट से डोंट वांट टू डिमीन बट एक लोकल या नॉन रेप्यूटेड डेवलपर के साथ एसोसिएट होने जाते हो उनके प्रोजेक्ट में जब आप एक्सप्लोर कर होते हो प्रॉपर्टी तो उसमें आपकी ड्यू डिलिजेंस और बढ़ जाती है। तो उसमें आप मतलब सबसे पहले घुस के लैंड के टाइटल्स क्लियर हैं कि नहीं है, अथॉरिटीज़ के एंड से कोई ड्यूज तो नहीं पेंडिंग है, अथॉरिटी से वो मैप्स अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, इस टाइप के काफ़ी सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जिसको आपको चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके तो दीज आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे मतलब मैंने रेजिडेंशियल के लिए स्पेसिफिकली बात की है, सिमिलर ग्राउंड्स पे ही अदर कैटेगरीज भी आ जाती है रियल एस्टेट की जहाँ पे भी आपकी ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व है। ठीक है। अब भाई हमने मोस्टली सारी बातें कर ली हैं, मतलब अगर कुछ रहा भी होगा तो लोग कमेंट्स में बता देंगे कि मैंने ये नहीं पूछा तो अगली बार इस पर बात कर लेंगे। बट आपको इतना टाइम हो गया, एक लास्ट सवाल मेरा इसको पूर्ण विराम लगाने से पहले कि आपको इतना टाइम हो गया राइट एंड आप जहाँ से आ रहे हो आपने ऑलरेडी एक बार खट्टा चख चुके हो, ठीक है, आज आप उस इंसान को क्या एडवाइस करना चाहोगे जो आज अपनी ज़िंदगी के साथ पहला घर बनाना चाहता है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पहले, तो वो क्या चीज़ें देखे, किन चीज़ों का ध्यान रखे सो दैट आपके साथ जो हुआ वो उसके साथ ना। बिल्कुल। सो यार एक्सपीरियंस से अगेन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना सिर्फ कई बार मतलब जो मेरा भी एक्सपीरियंस था कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स रेफरेंसेस फ्रेंड्स सर्कल में आप किसी से सुनी सुनाई चीज़ें करते हो राइट, आपको दिखा कि आपके फ्रेंड ने या आपके किसी रिलेटिव ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदी है
तो आप भी उसी में ले लो। ये एक जनरल परसेप्शन है और सबसे पहला स्टेप जनरल टेंडेंसी यही होती है लोगों की, राइट। बट इसमें ना बहुत बड़ा कैच है। मे बी आप ये सोच के देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ पर्टिकुलर, आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, बाय करनी है, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही लेनी है, तो उसका एक आपका पर्पस है, राइट। आपकी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। मे बी आपको जिसने भी सजेस्ट किया है या जिसको देख के आप लेने जा रहे थे, उसके सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स अलग हो, तो आप अपनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स नोट डाउन करो। आप इनको देखने की जगह, इनको सुनने की जगह, गो टू एन एक्सपर्ट, गो टू अ कंसल्टेंट, गो टू मे बी अ ब्रोकर जो कि इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, मतलब टाइम जिन्होंने डाला हो, जिनको टाइम हो चुका हो, वो एक काफ़ी टाइम से वहाँ पे बैठे हो, जिन्होंने मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स भी सारे देखे हो, एंड जिनके ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे रहे हो। तो गो टू दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपर्ट, एंड उस एक्सपर्ट के पास जाके जस्ट गिव देम ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपने लिस्ट डाउन कर ली है, जो भी आपका पर्पस है, वो सब कुछ उनको दो और उससे आप उनसे सजेशंस लो। अब वो सजेशंस को भी इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि क्या वो सजेशन जो भी आपके कंसल्टेंट ने दी है, क्या उससे आपकी ये सारे रिक्वायरमेंट्स पे टिक मार्क लग रहे हैं। अगर हाँ, तो यू कैन ऑफर दैट सजेशन, नहीं तो अगेन कीप कंसल्टिंग एंड खुद की भी R&D करनी बहुत जरूरी है। नाउ ये तो हो गया एक एस्पेक्ट जब आप परचेज कर रहे हो, बट जनरली क्या देखा है मैंने कि जब भी पीपल व्हेन दे इन्वेस्ट, तो उसके बाद जब एक बार डाल दिया पैसा, उसके बाद वो उसको कभी मॉनिटर नहीं करते हैं। जब जब बिल्डर्स की साइड से कुछ मेल्स आते हैं, कोई कम्युनिकेशन होता है पेमेंट्स को लेके, तो तब वो एक्टिव होते हैं और तब वो पेमेंट्स अपनी कंप्लीट करते हैं, एंड देन दैट्स फुल स्टॉप, हो गया मेरा फिर से। बट आप अगर लेट्स से एक इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हो या फिर कोई भी अदर एसेट क्लास में आप पैसा डाल रहे हो, तो आप उसको कभी ना कभी मॉनिटर तो करते हो एटलीस्ट खुद। सो सिमिलरली रियल स्टेट पे भी व्हेन यू इन्वेस्ट, तो उसको होलिस्टिकली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वेयर इवन यू नो एज अ पर्सन, जो मेरे को ये गैप बहुत बड़ा इंडस्ट्री में भी दिखा था, कंसल्टेंट्स की साइड से भी दिखा था, एंड ऑब्वियसली बायर्स की साइड से भी दिखा, तो उसको ब्रिज करने का हम एक स्टेप ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वेयर व्हाट वी डू इज कि वी होलिस्टिकली मॉनिटर देयर पोर्टफोलियो, ओवरऑल क्या चल रहा है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर उसको करते रहते हैं। एंड वी ऑल्सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद द बायर्स, विद द इन्वेस्टर्स, विद द क्लाइंट्स। उनको हम एक रेपिटेटिव मतलब पीरियोडिकली उनको उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स रखते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स रख लेते हैं, फिजिकल मीटिंग्स रख लेते हैं, जिसमें वी शोकेस देयर पोर्टफोलियो कि अभी आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड आपका नेक्स्ट गुड बेट क्या होनी चाहिए, आपकी नेक्स्ट कॉल क्या होनी चाहिए। मे बी वो एंट्री की भी कॉल हो सकती है, वो एक एक्सिट की भी कॉल हो सकती है। तो वो उसको मॉनिटर करते हुए अवेयर करते रहना एक कंसल्टेंट की ड्यूटी बनती है, और एक बायर की ड्यूटी ये है कि आप खुद से रीच आउट करो बिल्डर्स को, या फिर आप एक मतलब कंसल्टेंट को रीच आउट अपने कर सकते हो, जहाँ पे आप बार बार मॉनिटर करते रहो कि आपके जो पैसे डले हैं जिस भी प्रॉपर्टी में, उसका हालचाल कैसा चल रहा है और उसके अराउंड मार्केट कैसा चल रहा है। सो एटलीस्ट गिव दिस मच ऑफ टाइम टू योर एसेट एंड ट्रस्ट मी, आपका एसेट विल डू टू। ओके, ग्रेट। आई थिंक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है एक पॉडकास्ट में, इतनी सारी अगर इन्फॉर्मेशन बच जाए वही बहुत है। तो अभी के लिए मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ विराम लगाना चाहूँगा, सो दैट हम आने वाले टाइम में और थोड़ा सा और इसके बारे में बात करें, एंड विल सी कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है, कमेंट्स क्या आती है, देन विल एनालाइज ऑन दैट ऑल्सो। आई हैव जस्ट वन वर्ड फॉर यू, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच अरुण। थैंक यू। क्या आप अपना घर खरीदने का प्लान कर रहे हो या आपने घर खरीद लिया है? इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कुछ भी अगर आपको समझ आया है कि यार दिस इज समथिंग विच आई कैन मेक राइट, या मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, या मुझे ये करना चाहिए जो मैं नहीं कर रहा था, देन इस पॉडकास्ट को और इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपनी फैमिली तक, अपने फ्रेंड्स तक, सो दैट वो ये गलती ना करें जो शायद आप करने वाले थे, या वो कुछ चीज़ इस पॉडकास्ट से सीख जाए। तो इस पॉडकास्ट को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। आपका हर कमेंट एंड हर फॉलो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, एंड हमें ये प्रोत्साहित करता है कि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए और लाते रहें। एंड अगर आपके फिर भी कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं और आप पूछना चाहते हैं, एंड वी हैव आवर व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, और आप हमारे मेल के थ्रू एंड डायरेक्टली मैसेज करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। एंड वील ट्राई कि आपके जितने भी सवाल हैं हम उनके
पर्सनली आंसर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।